बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के खिलाफ बल्कि हुकूमतों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की अब बहुत ही खतरनाक चार्जशीट सामने आने के बाद अब ये पेशगोई की जा रही है कि तब्दीली का नकारा बज उठा है, किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती है। तो इस हवाले से सूरत हाल की हकीकत है क्या और क्या होने वाला है। और फिर इदारों की तरफ से ये तजवीज़ भी दी गई है कि नए सूबे इंतज़ामी बुनियादों पर बनाने में कोई हर्ज नहीं। मतलब ये है कि ये सूबे बनाने चाहिए, तो क्या नए सूबे अगर इंतज़ामी बुनियादों पर बनाए जाते हैं तो ये पाकिस्तान की वहदत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। और शहबाज शरीफ की एक और तबाहकुन वारदात, 10 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। यानी वो खेल जो शहबाज शरीफ ने आते ही शुरू किया था, पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करो और गंदम बाहर से दरामद करके दोनों हाथों से नेकियां कमाओ। तो ये सूरत हाल अब पाकिस्तान को किस मुश्किल से दो चार करने वाली है, क्योंकि पहले ही इन्होंने जो गंदम दरामद की थी पिछली मरतबा, उसके नतीजे में सेहत को होने वाले नुकसानात अभी तक पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। बहुत सस्ती और नहायत नाकस और खतरनाक गंदम दरामद करके इन्होंने महंगे भाव बेची और फिर साथ ही पाकिस्तान की ज़राअत को भी तबाह किया ताकि जहां गंदम पैदा ही ना हो सके। तो ये सूरत हाल है। और फिर कुछ खबरें ईरान के हवाले से, जहां ये बताया जा रहा है कि आज से ईरान पर हमलों की मुहिम तेज कर दी जाएगी। आगाज करते हैं, लेकिन टांक में होने वाले अलमनाक वाक़े से, अलमनाक साने से, जहां दहशत गर्दों ने मंजी खेल की फौजी छावनी पर, फौजी चौकी पर हमला किया और इसमें 12 फौजी जवान और 2 या 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। कुल 15 अफराद शहीद हुए, दर्जन भर के करीब जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मार लिए गए, लेकिन 15 फौजी ये कोई कम तादाद नहीं है, ये बहुत ज्यादा तादाद है। और अफसोस की बात यह है कि दहशतगर्दों का तकरीबन राज कायम हो चुका है बलूचिस्तान में भी और पख्तूनख्वा में भी, लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि इनके खिलाफ कोई मुअस्सर हिकमत अमली बनाने के बजाय वर्कशॉपें हो रही हैं और ब्रीफिंग्स हो रही हैं और लेक्चर दिए जा रहे हैं। जहां काम होना चाहिए वहां काम नहीं हो रहा। सूरत हाल दहशत गर्दी की बलूचिस्तान में भी और पख्तूनख्वा में भी दोनों जगह नाजुक से नाजुक तर होती जा रही है। और हर आने वाले दिन में इस मसले की संगीनी कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब दहशत गर्दी की वारदात न हो। बलूचिस्तान में मस्तौग में एक ही दिन में आपने देखा कितनी वारदातें हुई। वहां 3 जजों पर हमला हुआ, एक जज को शहीद कर दिया गया, एक जख्मी, एक बच गया। अब मुसाफिरों की बस पर फायरिंग हुई और कितने ही वाकयात छोटे पैमाने पर होते हैं जो ज्यादा रिपोर्ट भी नहीं होते। तो अब क्या किया जा सकता है जब हुकूमत संजीदा ही नहीं है बलूचिस्तान का या पख्तूनख्वा का मसला हल करने में, और इसकी तरजीहात कुछ और है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इन्होंने 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है क्योंकि पाकिस्तान में गंदम की किल्लत हो गई है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गंदम की किल्लत होगी? ये पंजाब जो पूरे हिंदुस्तान का अनाज घर कहलाता था और पाकिस्तान बनने के बाद भी इसके अनाज घर होने की हैसियत जूं की तू रही, बल्कि इसमें इजाफा हुआ क्योंकि गंदम न सिर्फ के ये कि पूरे पाकिस्तान को काफ़ी थी बल्कि बरामद की जाती थी पाकिस्तान में गंदम की, ये सूरत हाल थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो वार किया ज़राअत पर और उनके साथ पंजाब में मरियम साहबा ने जो कुछ किया ज़राअत के साथ, उसका नतीजा ये है कि गंदम की किल्लत हो गई है। कुछ किल्लत हकीकी है, कुछ किल्लत मसनूई है। और पंजाब गवर्नमेंट की ख़ास तौर पर एक बड़ी उनकी मैनोवरिंग कह लीजिए या नाअहली कह लीजिए, गंदम होते हुए भी जहां उसकी किल्लत पैदा हो गई और इसके निर्खों में इजाफा हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हुई और वो सारे दावे कि हम ज़राअत को ठीक करने आए हैं, लेकिन उल्टा इन्होंने ज़राअत को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। सिर्फ चंद माफियाज को नवाजने के लिए ये सारा काम किया। और अब पाकिस्तान में अगर गंदम की दरामद फौरी तौर पर ना हुई तो एक बहरान सर उठा सकता है। और इस हुकूमत के अब क्या कहने, ये वो हुकूमत है जिसकी पॉलिसी
दुनिया में किसी और जगह की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती। मसलन पॉलिसी क्या है कि जितनी आबादी गरीब है, जो जितना गरीब है उसको उतना ज्यादा बिजली का बिल भेजो। ये बाकायदा वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है, इदारों की पॉलिसी है, वफाकी इदारों की पॉलिसी है कि अगर किसी की आमदनी 30,000 है तो उसे 1 लाख का बिजली का बिल भेजो। चुनाचे कल ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अजलास हुआ उसमें ये बताया गया कि लोग अब जहेज का सामान, जो बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों की शादियों के लिए जहेज इन्होंने जोड़ा था, वो बेच कर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। तो ये क़यामत है जो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पर ढाई है। तो खैर अब आते हैं हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पर क्या तब्दीली होगी, और फिर ये कि नए सूबे इंतजामी बुनियादों पर बनाने में क्या चीज खतरनाक हो सकती है। चार्जशीट का आपने जिक्र सुन लिया होगा, बहुत सारे तजिया नगारों ने इस बारे में प्रोग्राम किए। मैंने तो कल ईरान के बारे में प्रोग्राम किया था, इस बारे में मैं बात नहीं की। खुलासा उसका यह है कि बताया गया सहाफियों को कि हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं, ये कोई काम नहीं कर रही, न वफाकी न सूबाई। और बलूचिस्तान हुकूमत की कुछ तारीफ हुई, लेकिन बाकी तमाम हुकूमतों की कारकर्दगी को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हर चीज में ये नाकाम हो गए, मईशत को संभालने में नाकाम हो गए हैं, कानून की हुक्मरानी में नाकाम। बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें दोहराने की जरूरत नहीं। और सूबों के बारे में भी कहा गया कि देखिए, पख्तूनख्वा में 12 बरस से इनकी हुकूमत है और जवाल आया है। तो वैसे जहां बरसबील तज़किरा, सवाल ये है कि केपी में पीटीआई की हुकूमत है, तो पीटीआई किसका प्रोजेक्ट था? ज़ाहिर है फौज का प्रोजेक्ट था। सिंध में कहा गया कि 17 साल से हुकूमत है, वहां भी तब्दीली नहीं आ सकी, हालात अच्छे नहीं हुए। हालांकि वहां थर में कुछ अच्छे काम हुए हैं, इन पर मैं किसी दिन प्रोग्राम में बताऊंगा कि किस तरह जरदारी साहब ने जाती दिलचस्पी लेकर थर कोल रेलवे की बुनियाद रखी है, जिससे, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने वहां थर में पानी की फराहमी के लिए भी मेहनत की है, सड़कें बनाई हैं, कोई अच्छे काम हुए हैं। और पंजाब के बारे में ये कहा गया कि जहां नुमाइशी इकदामात हुए हैं, नुमाइशी तरक्की हुई है, हकीकी तरक्की नहीं हुई। और मेरे ख्याल में ये सबसे संगीन चार्जशीट है। यानी दूसरे सूबों में काम नहीं हुआ, पंजाब में भी काम नहीं हुआ, लेकिन जहां नुमाइशी इकदामात किए गए, यानी कि डबल गड़बड़ की गई। नुमाइशी इकदामात आप समझते होंगे कि इन दिनों क्या हो रहे हैं। पूरे पंजाब में अस्पताल बन रहे हैं और सड़कें बन रही हैं और पुल बन रहे हैं और पार्क बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। और हर चीज सिर्फ 5 मिनट के नोटिस पर तैयार हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट के नोटिस पर। ये मोजज़ा है जो दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं दिखाया। मिसाल के तौर पर आपके शायद इलाके में भी ऐसा हुआ, पंजाब में बहुत सारे मुकामात पर ये काम हो रहा है। मसलन कोई पार्क है, 50 साल से बना हुआ है, 100 साल से बना हुआ है, अचानक 3-4 सरकारी एहलकार पुलिस के साथ और कुछ मुकामी शख्सियात के साथ आते हैं, तो पार्क पर एक लगा हुआ है बोर्ड, म्यूनिसिपल कमेटी पार्क, या फर्क कीजिए कोई कॉलोनी है गुलाम मोहम्मदपुर चिल्ड्रन पार्क। वो तख्ती उखाड़ेंगे, उठाकर फेंक देंगे उस ट्रक में जिस पर वो लोग आए होते हैं, और उसके बाद वहां तख्ती लगेगी मरियम नवाज चिल्ड्रन पार्क या मरियम नवाज लेडीज पार्क। और फिर उसकी फोटो बनेगी, वीडियो बनेगी, वो टीवी पर चलेगी और खबरनामे में ये चलेगा कि पार्क की तामीर मुकम्मल हो गई, गुज़श्ता रोज उसका इफ्तिताह कर दिया गया, और पार्क का नाम बार बार दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि मरियम नवाज पार्क। वो 50 साल से बना हुआ है, 100 साल से बना हुआ है, 30 साल से बना हुआ है, लेकिन उसकी तख्ती तब्दील करके ये बताया जाएगा कि जहां हमने पार्क बना दिया। इसी तरह अस्पताल पहले से मौजूद है, उसका नाम कुछ और था, नाम उसका बदल कर रख दिया गया मरियम नवाज अस्पताल। ये भी 5 मिनट के नोटिस पर अस्पताल बन रहे हैं। इसी तरह बाकी जो काम बताए जा रहे हैं वो हो नहीं रहे। मसलन सड़कें बनी है जी, अंडरपास बन गए हैं जी, सड़कों की मुरम्मत हो गई है, असर नौ तमीर हो गई है। वो कल परसों तरसों 2 दिन बारिश हुई है, वो सड़कें उखड़ गई, गड्ढे पड़ गए, क्योंकि सिर्फ लेपा पोती हुई थी, काम हुआ ही नहीं था। और फिर जो चार्जशीट पंजाब के खिलाफ बन रही है, उसमें सुथरा पंजाब सरे फरिश्त है, क्योंकि इसमें जो घपले हैं वो होश उड़ा देने के लिए काफी हैं। ये इस तरह का एक अजीबो गरीब किस्म का जालसाजी वाला काम हुआ है, सुथरा पंजाब जिसका नाम रखा गया है, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो खैर, उस चार्जशीट को दोहराना मकसद नहीं है, बल्कि ये बताना मकसद है कि फिर होगा क्या, क्योंकि
اب اسلام آباد میں تو تقریباً صحافتی حلقوں کے اندر ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہو گیا کہ یہ حکومت جا رہی ہے اور اس کی جگہ ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں۔ اچھا، میں اس تجزیے کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا واقعی ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے، یہ حکومت جا رہی ہے، شہباز شریف کی چھٹی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف کچھ سوال کرتا ہوں، اس حکومت کا خاتمہ کیسے ہوگا اور ٹیکنوکریٹ حکومت کیسے آئے گی؟ ماضی میں یہ تھا کہ صدر صاحب کے پاس اختیار تھا کہ وہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنوا سکتے تھے، ان کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا، اسمبلی توڑ دی، معین کی رشی قریشی کو درآمد کر لیا، یا وہ شوکت کیا وہ بڑا لانتی قسم کا کردار تھا شوکت عزیز، اس کو بلا لیا اور وزیر اعظم بنا دیا، تو عملاً ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن گئی۔ اور ویسے ان کی مہربانی تھی کہ وہ اس میں توسیع نہیں کرتے تھے، لیکن توسیع کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے۔ اب اس طرح کی صورتحال ہے ہی نہیں۔ اب ادارے اگر چاہیں کہ صدر صاحب قومی اسمبلی توڑ دیں تو نہیں توڑوا سکتے، اس لیے کہ صدر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور صدر بھی ہے پیپلز پارٹی کا جو کہ استعفیٰ دے دے گا لیکن ان کا آرڈر مانے گا نہیں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آرڈر ماننے گا کیسے؟ صدر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اسمبلی توڑنے کا۔ نگران وزیر اعظم اس طرح اسمبلی توڑ کر بنانے کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک ہی اختیار ہے کہ جب حکومت مدت پوری کر کے پارلیمنٹ ختم ہو جائے، پارلیمنٹ کی تحلیل کا اعلان ہو جائے، تو پھر وہ صدر ایک پروسیس کے تحت جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، جس میں دوسرے ادارے بھی شامل ہے، ایک نیا عبوری وزیر اعظم، عبوری نہیں کیئر ٹیکر، نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کا اعلان کر سکتا ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کی منظوری بھی ضروری ہے، حکمران پارٹی کی بھی، اپوزیشن کی بھی، اور الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے اس مشاورت میں۔ تو وہ حکومت تو اس طرح توڑی نہیں جا سکتی۔ حکومت بھیجنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے مارشل لا جس کا امکان نہیں ہے، اور دوسرا طریقہ ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے شہباز حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ مثلاً ارکان اسمبلی کے ایک گروپ کو تیار کر لیا جائے کہ بھی وزیر اعظم تمہارے اندر سے ہوگا، مثال کے طور پر علیم خان کو تیار کر لیا جاتا ہے یا احسن اقبال کو تیار کر لیا جاتا ہے، اور پھر اتنا مشکل نہیں ہے کہ اسے اکثریت بھی دلوا دی جائے۔ فرض کیجئے یہ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی احسن اقبال یا علیم خان راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اگلا وزیر اعظم ہوں گا، وہ دھڑے بندی کرتے ہیں جس طرح پنجاب میں منظور بھٹو نے کی تھی، اور دھڑے بندی کر کے ایک بڑا گروپ بنا لیتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد پیش کر دیتے ہیں اور اسے پھر پاس بھی کروا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں ٹیکنوکریٹ حکومت تو نہیں آئے گی، اس کے نتیجے میں تو پھر سیاسی حکومت ہی آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم لیگ کا کوئی باغی رکن ہو یا کسی اور پارٹی کا رکن ہو یا اپوزیشن کا ہو، وہ ہوگا تو سیاستدان، کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوگا، مسلم لیگ سے، پیپلز پارٹی سے یا کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہوگا۔ وہ ٹیکنوکریٹ حکومت کیسے بنے گی؟ کیا قومی اسمبلی کے ارکان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ایک قرارداد پاس کریں اور اس قرارداد کو پھر قانون کا درجہ دلوا لیں کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم کر دی ہے، لیکن اب ہم خود اپنی حکومت نہیں لا رہے بلکہ اپنی جگہ ہم ٹیکنوکریٹس کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں جس کے بعد یہاں ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی۔ یہ منظرنامہ ہے بہت کلیئر، تو حکومت تو اس طرح جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد اور علیم خان اور احسن اقبال کے نام جو میں نے لیے ہیں، یہ محض مثال کے طور پر لیے ہیں۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ کوئی آدمی دستیاب نہیں ہوگا جو تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرے اس کام کے لیے کہ اس کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ باقی ٹھیک ہے یہ باتیں ساری کہ اتنی ظالم، اتنی شفاق، اتنی بے رحم اور اتنی کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں نہیں آئی جتنی اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اب یہ میں نے تو پروگرام چونکہ ایران پر ہی رکھے، پاکستانی معاملات پر میں نے بات ہی نہیں کی۔ اب یہ ایشو جو ہے یہ خود بذات خود ایک پروگرام کا متقاضی ہے کہ ہر روز تیل کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں، ہر روز 4 روپے، 5 روپے، 6 روپے۔ یہ کون سی گورننس ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ عوام تو اس حکومت سے اتنے تنگ ہیں کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے تو کراچی سے پارا چنار تک
मिठाइयों की दुकानों से मिठाइयाँ खत्म हो जाएंगी, बल्कि मिठाई साजों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, शायद ये भी ना हो, क्योंकि लोगों के पास मिठाई खरीदने के पैसे ही कहाँ रहे हैं। मैंने गलत बात कर दी, सूरत हाल ये है। लेकिन प्रैक्टिकली इस हुकूमत को घर भेजना मुश्किल नजर आता है, और ये जो मुद्दत पूरी करने वाली बात है, मुझे ये ज्यादा करीने कयास नजर आती है। अच्छा, एक मरतबा फिर नए सूबों की तजवीज दे दी गई है, इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाए। मैं ये अर्ज कर दूं कि दुनिया की तारीख पढ़ लें आप, तारीख तहजीब इंसानी पढ़ लें, सियासी तारीख पढ़ लें, और इसके ज़िमनी पहलुओं पर जितनी किताबें लिखी गई हैं वो सब पढ़ लें। जब भी किसी मुल्क में, किसी इलाके में सकाफती और कौमियती तशख़्ख़ुस ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो वो मुल्क ख़त्म हो जाता है। ये इंतज़ामी सूबे बनाने का मकसद, नतीजा यही होगा कि सूबों की शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। यानी कि सिंध नहीं रहेगा, पंजाब नहीं रहेगा, पठानों का सूबा नहीं नज़र आएगा, और बलूचिस्तान कोई सूबा भी नहीं रहेगा। इंतजामी सूबे हो जाएंगे, खैरपुर का सूबा हो जाएगा, बहावलपुर का सूबा हो जाएगा, एबटाबाद का सूबा हो जाएगा। ये चीज दुनिया में किसी भी जगह कामयाब साबित नहीं होती, इल्ला ये कि कोई ऐसा मुल्क जहां एक ही कौमियत के लोग अक्सरियत में हों, वहां इंतजामी बुनियादों पर या जुग्राफियाई बुनियादों पर सूबे बनाए जा सकते हैं, जैसा कि अमेरिका है। अमेरिका में भी कुछ सूबे ऐसे हैं जहां अकलियती कौमें रहती हैं, लेकिन ज्यादातर वहां एक ही यूरोपीय सफेद फार्म कौम की अक्सरियत है। तो वहां इंतजामी बुनियादों पर भी सूबे हैं और जुग्राफियाई बुनियादों पर भी, कि कौन सा किस दरिया से ये सूबा शुरू करना है। उसकी वजह से अमेरिका के सूबों की तश्कील है वो कुछ बड़े दिलचस्प अंदाज से हुई थी। यानी जब अमेरिका आजाद हुआ बरतानिया की गुलामी से, और सिविल वार भी हुई गुलामी के हामियों और गुलामी के मुखालफों के दरमियान, तो जो इलाके जिन आबादकारों ने आबाद करके अपना वहां खुद ही एक यूनिट बना लिया था, उनको बरकरार रखा गया। आप अमेरिका का नक्शा देखें, इसके शिमाल मशरकी साहल पर इतने छोटे साइज के सूबे हैं जिनको स्टेट कहते हैं कि वो आपको नक्शे में नजर नहीं आएंगे। उस जगह पर एक एरो लगा आपको नजर आएगा, और एरो के बाहर लिखा होगा कि ये फलां सूबा है। और फिर इतने बड़े बड़े सूबे भी हैं कि पाकिस्तान से भी बड़े रकबे में सहरा ही सहरा, डेजर्ट ही डेजर्ट। तो वहाँ जुग्राफियाई तकसीम और इंतजामी तकसीम को मद्देनजर रखा गया। या फिर मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में ये तजर्बा कामयाब हुआ। क्यों? वहाँ सारे के सारे अरब थे, एक ही कौम के लोग थे, 100% आबादी अरब थी। वहाँ तो कोई कौमियत की अकलियत भी नहीं थी। मजहबी अकलियत जरूर है, मसलन मशरकी साहली इलाकों में अहले तशय्युअ हज़रात हैं, लेकिन वो भी अरब है। यानी पूरा सऊदी अरब एक ही अरब कौम का मुल्क है। तो वहाँ चाहे 50 सूबे इंतजामी बुनियादों पर बना लें, चाहे अगरचे वहाँ भी उस इलाके, हर इलाके के कबाइल का ख्याल रखा गया है कि सूबों की तश्कील इस तरह हो कि कबाइल की तकसीम ना हो, कबाइल को कोई शिकवा ना हो कि हमारे इलाके का कोई रकबा दूसरे सूबे को दे दिया गया है, हमें हमारे कबीले की ताकत को कमजोर किया गया है। जिस तरह पख्तूनख्वा में कबीले हैं, इसी तरह पूरे सऊदी अरब जो है वो कबीलों की बुनियाद पर वो माशरा कायम है। दुनिया के किसी मुल्क में इंतजामी बुनियादों पर सूबे नहीं बनते सिवाय इसके कि वो एक ही कौम का मुल्क हो। जबकि पाकिस्तान आप जानते हैं कि 4 बड़ी कौमियतों का मुल्क है, और इसमें कुछ छोटी कौमें भी हैं। मिसाल के तौर पर अमलन तो ये 5 बड़ी कौमों का मुल्क है। पश्तून हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं और महाजिर हैं। महाजिर को कौम ना कहना ये उनके साथ जुल्म है। उनका एक तशख़्ख़ुस है, वो उर्दू ज़बान उनकी मादरी ज़बान है, उनका एक कल्चर है। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए हिजरत करके आए, तो अब उनसे ये कहा जाए कि अपनी उर्दू ज़बान भूल जाओ, अपने रसूम व रिवाज भूल जाओ, अपने नाम भी तब्दील कर लो, मुमकिन नहीं है। तो खैर 5 ये कौमें हैं। इसके अलावा छोटी छोटी कौमें हैं, कश्मीरी कौम है, गिलगित वाली कौम है, चित्राल के इलाके में कुछ माइनॉरिटीज हैं, पता नहीं बलूचिस्तान में बराहुई हैं, और इस तरह। तो इनको अगर आप इंतजामी बुनियादों पर बांटेंगे तो ये हर कौमियत पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और ये वही सूरत हाल होगी जो 1 यूनिट के मौके पर
बनी थी। और 1 यूनिट आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सूबाई, नस्ली, कौमियती नफरतों और तासुबात की बुनियाद 1 यूनिट ने डाली थी। सूबों की तकसीम के हवाले से इंडिया की मिसाल देते हैं, जो पाकिस्तान पर बिल्कुल लागू नहीं होती। इंडिया में जितने भी नए सूबे बने हैं वो सब कौमियत की बुनियाद पर बने हैं। ये आप बात नोट कर लीजिए और सर्च कर लीजिए। हर सूबे का आप जो इंडिया में नया बना है तो उसकी आप हिस्ट्री देख लें कि वो क्यों बना है। मैं मुख्तसर तौर पर जिक्र करता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा था बम्बई, जिसको बॉम्बे इनक्लेव कहा जाता था। तो इस सूबे में एक महाराष्ट्र का मौजूदा इलाका था और एक गुजरात का इलाका था, यानी अक्सरियत मराठों की थी, जिनको हम मराठा भी लिखते हैं, मराठा बोलते भी हैं, लेकिन असल में ये मराठे हैं। और दूसरी कौम थी गुजराती, जो पाकिस्तान में भी आबाद हैं, गुजराती कौम के लोग, जिनको मेमन भी कहा जाता है, काठियावाड़ी भी कहा जाता है। तो ये गुजराती बोलते थे और ये महाराष्ट्र वाले बाकी जो थे वो थे मराठी बोलते थे। आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान अलग मुल्क बना और पाकिस्तान अलग मुल्क बना तो गुजरात को बम्बई से अलग करके 2 सूबे बना दिए गए। एक का नाम रखा गया गुजरात और दूसरे का नाम रखा गया महाराष्ट्र। और गुजरात का कैपिटल आप जानते हैं कि अहमदाबाद यानी गांधीनगर साथ साथ हैं। दूसरी तकसीम हुई हैदराबाद, दक्कन की जो रियासत थी वो बजात खुद रकबे के लिहाज से एक मुल्क थी, 4-5 करोड़ की आबादी थी, लेकिन उसमें मुख्तलिफ इलाकों के रकबे शामिल थे। चुनाचे जब पुलिस एक्शन करके उस रियासत को ख़त्म किया गया तो उस रियासत का रकबा बांट दिया गया। जहां ये कर्नाटक के वो लोग आबाद थे वो इलाका कर्नाटक को दे दिया गया, कुछ इलाका तमिलों का था वो तमिलों को दे दिया गया, बाकी इलाका जो था वो मिलाकर और कुछ काट पीट करके उसको बना दिया गया आंध्र प्रदेश। और फिर आंध्र प्रदेश को भी कबायली बुनियादों पर अलग अलग 2 कबीलों की अक्सरियत थी अलग अलग इलाकों में, तो एक को आंध्र प्रदेश रहने दिया गया, दूसरे का नाम रख दिया गया तेलंगाना। जबान दोनों की तेलुगु है, लेकिन कबायली रस्म रिवाज में नस्ली तौर पर फर्क है। और फिर इसी तरह की तकसीम यूपी में भी हुई, जहां जो पहाड़ी हिंदी थी उसका इलाका काट कर उसको उत्तराखंड बना दिया गया, यानी उसकी हिंदी बाकी यूपी की हिंदी के मुकाबले में थोड़ी मुश्किल थी, बल्कि इतनी मुश्किल थी कि खुद इंडिया के जो हिंदी बोलने के एक्सपर्ट लोग हैं वो भी उस जबान को समझ नहीं सकते। जिस तरह पंजाब में एक जांगली जबान बोली जाती है, वो पंजाबी से बड़ी मुशाबत है, लेकिन आम पंजाबी के लिए उस जांगली जबान को समझना ज्यादा आसान नहीं है। समझ तो लेते हैं लेकिन इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ी बोली जो थी हिंदी उत्तराखंड में जो बोली जाती थी ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ जबान थी, यानी अल्फाज की तरतीब और अल्फाज की शक्ल। इसी तरह बिहार वो भी हिंदी सूबा है, लेकिन उसके जो जंगलाती जो इलाका था वहां की जुबान और एक्सेंट बाकी बिहार से मुख्तलिफ थी वो हिंदी जुबान ही, तो उसको काट कर झारखंड बना दिया गया। इसी तरह ये मध्य प्रदेश में भी 2 सूबे बना दिए गए, यानी वहां जो एक मशरकी इलाका था छत्तीसगढ़ का, जिसकी बोली बाकी मध्य प्रदेश से मुख्तलिफ थी, उसको अलग सूबा कर दिया गया। सबसे दिलचस्प माजरा पंजाब का हुआ, वो मैं आपको बता दूं कि वो बड़ा एक दिलचस्प मामला हुआ। जब पाकिस्तान बनने की बातें हुई तो सिखों का ये अकाली दल तहरीक थी वो मैदान में आ गई और कहा कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होने देंगे, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे हमारी जो ये धरती माता है पंजाब ये तकसीम हो जाएगी, हम जाने दे देंगे, खून के दरिया बहा देंगे, लेकिन धरती माता पंजाब के 2 टुकड़े नहीं होने देंगे। यानी पंजाब की वहदत पर वो इतना ज्यादा जोर दे रहे थे। और इसके लीडर मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असेंबली की इमारत, मौजूदा इमारत जो है, इसके सीढ़ियों पर खड़े होकर कृपान लहराई थी और कहा था कि खून के दरिया बह जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने की। अब जो मजे की बात है वो आपको बहुत लुत्फ आएगा कि पंजाब की वहदत के ये इतने दाई थे, इतने कायल थे, इतने उसके मुबल्लग थे और इसके इतने अकीदा बनाए हुआ था कि पंजाब को तकसीम नहीं होने देंगे। जब पाकिस्तान बन गया और सिख फिर सारे चले गए मशरकी पंजाब, तो अब लॉजिक तो ये कहती है ना कि उनको मशरकी पंजाब की वहदत की फिक्र होनी चाहिए थी कि चलिए ठीक है 2/3 पंजाब तो गया हमारे हाथ से, वो पाकिस्तान बन गया, तो ये जो 1/3 पंजाब बचा है इसको अब मुत्तहद रखा जाए
اور یہاں پر ہوا دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ برپا کہ جب پاکستان بن گیا تو انہی اکالی دل والے سکھوں نے تحریک چلا دی کہ اس پنجاب کے 3 ٹکڑے کرو، 2 ٹکڑے کرو، 3 ٹکڑے تو خیر گورنمنٹ نے کر دیا نا، 2 ٹکڑے کرو۔ یعنی وہ جو کہتے تھے کہ ہم وسیع تر بڑے پورے پنجاب کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ دھرتی ماتا ہے، وہی سکھ اب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پنجاب 1/3 پنجاب چھوٹا پنجاب ہمارے حصے میں آئے، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغربی پنجاب پاکستان میں آنے کے بعد جو مشرقی پنجاب بچ گیا تھا اس میں پنجابی بولنے والے مائنارٹی میں آ گئے تھے۔ کیسی انوکھی بات ہے، مائنارٹی میں اس طرح آ گئے تھے کہ جو پنجابی بولنے والے جو زیادہ سکھ تھے اور تھوڑے ہندو تھے، اتنے تھوڑے بھی نہیں تھے لیکن وہ تھے، اور زیادہ سکھ اور تھوڑے ہندو، تو یہ بن گئے۔ اب اگر آپ آج کی مردم شماری دیکھیں تو یہ بنتے ہیں 2 کروڑ 2 کروڑ۔ اور جو ہندی بولنے والے پنجابی تھے، ہندی بولنے والے یعنی ہریانوی ہندی بولنے والے، وہ تھے تقریباً 2.5 کروڑ۔ اور اسی طرح جو پہاڑی ہندی بولنے والے تھے، جو شمال میں شملہ اور اس کے اوپر کے علاقوں میں رہتے تھے، وہ تھے کوئی 50 لاکھ۔ تو یہ 3 کروڑ ہو گیا اور یہ ہو گئے 2 کروڑ۔ پنجابی بولنے والے 2 کروڑ اور ہندی بولنے والے، ہریانوی ہندی اور پہاڑی ہندی، یہ بولنے والے ملا کر ہو گئے 3 کروڑ۔ تو اکالی دل نے دیکھا کہ اب تو اس پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اکثریت ہندی بولنے والوں کی ہے، بلکہ خود پنجابی وہ بھی سارے اکٹھے نہیں تھے۔ پنجابیوں میں جو ہندو تھے انہوں نے تو سکھوں کو ووٹ نہیں دینا تھا، تو پھر سکھوں نے مچایا شور۔ اور آپ کو اگر آپ نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کو ان میں سے ایک ان میں ملے گا کہ وہاں پھر چلی پنجابی صوبے کی تحریک۔ پنجابی صوبہ، پنجاب کے اندر پنجابی صوبہ بناؤ، یعنی پہلے وہ پنجاب ہے لیکن نہیں، اس کے اندر اب ایک پنجابی صوبہ بناؤ۔ چنانچہ پھر حکومت نے ایک پنجابی صوبہ بنا دیا جہاں سکھوں کی اکثریت تھی اور جہاں جو ہندو آباد تھے وہ پنجابی بولنے والے ہندو تھے، جبکہ ہریانوی ہندی بولنے والوں کے لیے ہریانہ کا صوبہ الگ کر دیا گیا جس کا کیپٹل ہے گڑگاواں، جس کا اب نام بدل کر رکھ دیا انہوں نے گرو گرام۔ مانے دونوں کے ایک ہے، گرو گرام، گرو یعنی پیر و مرشد ہندوؤں میں، اور گرام کہتے ہیں گاؤں کو، پنجابی میں بھی گرام کہتے ہیں گاؤں کو، گراں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انڈیا کے چند ایک ترقی یافتہ اور مالدار ترین شہروں میں سے، بہت نمایاں شہروں میں سے ایک گڑگاؤں ہے۔ اور گڑگاؤں کا مطلب بھی یہی ہے، گڑ جو ہے دراصل گرو کے لفظ کی شکل ہے، اور گاؤں تو پھر گاؤں ہے۔ اور اوپر بنا دیا ہے ہماچل پردیش۔ تو یہ پنجاب، مشرقی پنجاب کے 3 صوبے بن گئے، اور یہ صوبے ظاہر ہے کہ انتظامی تقسیم نہیں تھے بلکہ نسلی اور قومیتی تقسیم تھے، یعنی سکھوں کو اور پنجابی بولنے والے ہندوؤں کو ایک صوبہ دے دیا گیا، ہریانوی ہندی بولنے والوں کو ایک صوبہ دے دیا گیا، اور پہاڑی ہندی بولنے والوں کو تیسرا صوبہ دے دیا گیا۔ تو یہ انڈیا میں بھی جتنے بھی صوبے بنے ہیں وہ سارے کے سارے قومیتی بنیادوں پر بنے۔ مثال کے طور پر گوا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، چند لاکھ کی آبادی ہے، اس کو مہاراشٹر میں بھی ضم کیا جا سکتا تھا، اس کو کرناٹکا میں بھی ضم کیا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا ایک پاکستان کے ایک ضلع کے برابر رقبہ، چند لاکھ کی آبادی، لیکن اس کو صوبہ ہی رہنے دیا گیا کیونکہ وہاں پرتگیزی نسل کی اکثریت تھی، پرتگیزی نو آبادی تھی۔ انہوں نے وہاں ہندوؤں سے شادیاں بھی کی، اور پھر ایک جس طرح اینگلو انڈین ہوتے ہیں اس طرح پرتگو انڈین ایک قومیت وجود میں، آپ نے نام سنا ہوگا ڈسوزا وغیرہ، اس طرح کے نام یہ وہاں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پانڈی چیری بھی بالکل ہی چھوٹا سا نقشے میں نظر نہ آنے والا صوبہ ہے، لیکن اس کو بھی نہیں چھیڑا گیا کیونکہ اس صوبے میں انڈو فرینچ لوگوں کی اکثریت تھی۔ تو وہاں انڈیا میں قومیتوں کے حقوق کا، قومیتوں کے تشخص کا اتنا باریکی سے خیال رکھا گیا کہ اگر ان کے صوبے کی آبادی 10 لاکھ ہے، جس طرح کہ شمال مشرقی انڈیا ہے، آسام کا علاقہ، اس کے آس پاس کی جو ریاستیں ہیں، اگر کسی علاقے میں 10 لاکھ کی قومیت رہتی ہے تو اس کو بھی الگ صوبہ بنا کر دیا گیا تاکہ قومیتوں کی بنیاد پر آئندہ انڈیا میں کوئی تصادم، کوئی فرکشن، کوئی دراڑ اس طرح کی پیدا نہ ہو۔ اور ہم پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کو تقسیم کر کے اس سے خدا نخواستہ تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری قسمت ہے، اس لیے کہ
1958 کے بعد یہی تجربات ہوتے آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے وفاق کے پاس سوائے بھیک مانگنے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں رہی ہے۔ تو ناظرین، پروگرام خاصا لمبا ہو گیا، اب امریکہ ایران کا ذکر رہنے دیتے ہیں۔ بس اتنی خبر ہے کہ آج پہلے سے زیادہ بڑے حملے ایران پر شروع ہونے والے ہیں، اور بنیادی بات ان حملوں کی یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کا خاتمہ کرنا ہے۔ کل بھی شمالی ایران کی شمالی سرحد پر جہاں بحیرہ کیسپین ہے، وہاں پاسداران کا ایک نیول ہیڈ کوارٹر اڑا دیا گیا، اس میں سینکڑوں پاسداران مارے گئے ہیں۔ تو امریکہ کا بنیادی مقصد اس وقت پاسداران کا خاتمہ ہے۔ تو چلیے اس بارے میں کل کے پروگرام میں بات ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔